साबुन और अपमार्जक सफाई कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि साबुन क्या है या अपमार्जक क्या है और साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस बात को हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, साबुन का उपयोग हम किसी न किसी रूप में प्रतिदिन करते हैं, चाहे कपड़ा धोना हो या शरीर की सफाई हो, बर्तनों की सफाई हो, शेविंग क्रीम के रूप में हो या शैम्पू के रूप में हो, प्रतिदिन हम साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर साबुन और अपमार्जक क्या है? ये सफाई के साधन हैं, क्लीनिंग एजेंट हैं और ये पानी से सफाई की कार्यवाही करते हैं। जब तक पानी नहीं होगा तब तक साबुन और डिटर्जेंट काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर साबुन क्या है, इसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? RCOOH, यहाँ पर यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यह COOH यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पर जब लंबी कार्बन श्रृंखला कह रहे हैं तो लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। वह 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि साबुन के संदर्भ में जब बात होती है, अपमार्जक के संदर्भ में बात होती है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या हमेशा इवन होती है, सम संख्या होती है कार्बन परमाणुओं की। तो यह COOH ग्रुप इसमें होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तभी जो है वह साबुन बनाएगा। तो यहां पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, तो मेथनोइक अम्ल के बारे में, एथनोइक अम्ल के बारे में, इन सब अम्लों के बारे में आप जानते हैं। उसी अम्ल के ग्रुप में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के यहाँ पर अम्ल मिलते हैं, जैसे ओलिक एसिड मिलता है, स्टेरिक एसिड मिलता है, पाल्मेटिक एसिड मिलता है। तो इस तरह के जो भी, चाहे जंतु वसा से प्राप्त हो रहा हो या वनस्पत तेलों से प्राप्त हो रहा हो, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल साबुन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि सोडियम लवण है उसमें, तो वह कठोर साबुन बनाता है। यह सोडियम स्टीयरेट के रूप में हो सकता है, C17H35COONA। तो हमने कहा यहाँ पर कि देखिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वह सम संख्या होती है, तो C17 और यह एक मिलकर के यहाँ पर कुल 18 कार्बन परमाणु हो गए। इसी प्रकार से सोडियम पॉल्मिटेट हो सकता है, C15H35COONA यह हो सकता है। तो ये पानी के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका उपयोग जो है कपड़ा धोने के साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है जब उसमें सोडियम लवण होता है। लेकिन अगर यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का पोटेशियम लवण है तो वह मुलायम साबुन बनाता है और पानी के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है। अब किसी भी साबुन में होता क्या है, एक इसमें अआयनिक हाइड्रोकार्बन भाग होता है और दूसरा इसमें यह आयनिक भाग होता है COO-Na+। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो भागों से मिलकर के साबुन बना होता है। अब यहाँ पर आगे अभी इसकी चर्चा करेंगे, जब सफाई की प्रक्रिया को देखेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है? साबुन का निर्माण जब किसी दुर्बल अम्ल, जहाँ पर साबुन के निर्माण की बात हो रही है, क्योंकि साबुन का हम प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, शरीर पर लगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कपड़े को धोने का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो अम्ल होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। तो कोई भी दुर्बल अम्ल जब किसी प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। जैसे यहाँ पर हम दुर्बल अम्ल के रूप में फैटी एसिड ले सकते हैं या वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं और उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जब उससे इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको साबुन और ग्लिसरॉल मिलता है। तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या हुआ, साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई? साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो साबुन बनने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यह जंतु अथवा वनस्पत तेलों की जब क्षारों से अभिक्रिया, प्रबल क्षारों से अभिक्रिया कराई जाती है
तो इसके फलस्वरूप साबुन बनता है और यही प्रक्रिया साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर पाल्मेटिक एसिड लिया गया है। पाल्मेटिक एसिड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर यहाँ पर हमको सोडियम पाल्मेटेट बनता है और यह जो सोडियम पाल्मेटेट बन रहा है इसके बाद यहाँ पर ग्लिसरॉल बनता है। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है दुर्बल अम्लों और प्रबल क्षारों के बीच में और इसके फलस्वरूप हमको साबुन और अपमार्जक सफाई की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम साबुन और अपमार्जक का जो अणु है उसकी संरचना को समझते हैं। यहाँ पर लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और साथ ही साथ इसमें छोटा आयनिक भाग है। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वह जल विरागी होती है, इसका जल से आकर्षण नहीं के बराबर होता है, लेकिन जो छोटा आयनिक भाग होता है वह पोलर होता है या ध्रुवीय होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यह गंदगी अथवा तेल को या ग्रीस को घोलने का काम करती है, जबकि यहाँ पर जो छोटा आयनिक भाग है यह जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है अथवा बड़े आसानी से जल के अणुओं के साथ घुल जाता है। अब पानी की सतह पर देखिए कि पानी की सतह पर क्या होता है, जब हम किसी बाल्टी में पानी डाल करके और उसमें थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं जो जल की सतह है उस जल की सतह पर इस प्रकार से ओरिएंटेशन हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो बाहर की ओर होती है, लेकिन जो इसका आयनिक भाग होता है वह आयनिक भाग अंदर की ओर होता है। लेकिन पानी के अंदर अब यहां देखते हैं कि पानी के अंदर क्या होता है। पानी के अंदर यहां पर हमने कपड़ा भिगोया हुआ है, यह गंदगी या मैल है वह वसा के रूप में या तेल के रूप में या ग्रीस के रूप में हो सकती है। तो अब यहां पर जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है यह सभी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तुरंत ही गंदगी की ओर आकर के जुड़ती हैं और इस गंदगी को घोलने का काम करती हैं और इसका जो आयनिक सिरा है वह जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार से लगभग 100 हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है या 100 साबुन के जो अणु हैं वह मिलकर के एक विशेष प्रकार का अभिविन्यास बनाते हैं, गोलाकार अभिविन्यास बनाते हैं जिसको हम मिशेल कहते हैं। मिशेल में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गंदगी की ओर तथा यहाँ पर आयनिक भाग जल के अणुओं की ओर होता है। तो अब यह जल के जो अणु हैं जल के अणुओं के साथ यहाँ पर आयनिक भाग जुड़ गया और गंदगी को घोलने का काम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ने किया। अब हम क्या करते हैं, कपड़े को हम कहीं पर पटकते हैं, वह आप हाथों से पटक सकते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल करके रोटेटर चला सकते हैं। तो जब यह चलाते हैं तो यह बड़े आसानी से फटक करके दूर चले जाते हैं और जैसे ही पानी से हम धुलते हैं तो यह गंदगी अब पानी के साथ बड़े आसानी से बाहर निकल जाती है क्योंकि घुलनशील हो गई है और यह फटकने से बड़े आसानी से अब बाहर निकल जाएगी। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं और उस सोडियम क्लोराइड के मिलाने से बड़े आसानी से यह गंदगी दूर हो जाती है।